सभी को नमस्कार। हम होंगे कामयाब संवाद वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कोविड के दौर में हम सभी को बातचीत की ज़रूरत है। अलग अलग तरह से हमें स्वास्थ्य को समझने की ज़रूरत है और ये एक सीरीज के तौर पे आप सबके साथ हम जुड़े हैं। आज ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या इसमें होगा और हम क्या क्या सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस चर्चा में हमारी विभिन्न संस्थाएं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसा हम जानते हैं हम मिलकर इस समस्या को से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अनेकों संस्थाएं इसमें जुड़कर आज के इस आयोजन को शुरुआत कर रही हैं। तो हम होंगे कामयाब के इस उद्घाटन सत्र में सबसे पहले मैं स्वागत भाषण के लिए वेलथंगर हिल्फे की स्टेट लीड जो प्रतिभा श्रीवास्तव जी हैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वे हम सभी साथियों को इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आमंत्रित करें। प्रतिभा जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। और चूंकि ये ब्रह्म कुमारी के साथ में हमारा कार्यक्रम है, तो ओम शांति सभी को। आज के इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोविड से हम हारेंगे नहीं, हम होंगे कामयाब, हम स्वस्थ होंगे, हम सफल होंगे और एक बार पुनः हमारा जीवन जो है वो खुशहाली से भरपूर होगा। ऐसी शुभकामना के साथ हमने ये एक नया कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी के मार्गदर्शन में शुरू किया है, जो आज से प्रारंभ हो रहा है। शहरी क्षेत्र में मानसिक समस्या के या मानसिक जो जिस तरह की कोविड की परिस्थितियों में जिस तरह से मानसिक परेशानियां हैं, भय है, असुरक्षा है, अनिश्चितता है और दुख है, उन सब की जो परिस्थितियां हैं उनसे हम कैसे निकल सकते हैं, उनका सामना कैसे कर सकते हैं और कैसे हम अपना जो स्वस्थ, सफल और खुशहाल रहने के लिए हमारा जो आत्मबल है उसको हम कैसे बनाए रख सकते हैं, उसी की परिकल्पना पर यह विशेष श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें कि हम आगामी 3 माह तक मध्य प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे किसान भाई, हमारे गांव में काम करने वाले कार्यकर्ता, हमारे गांव की महिलाएं, हमारे गांव के युवा, उन सबको इस कार्यक्रम से जोड़कर मानसिक स्वास्थ्य को समझने, मानसिक स्वास्थ्य की जो चुनौतियां इस समय समाज में है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि इस अच्छे कार्य को आगे ले जाने में ब्रह्म कुमारी की तरफ से हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा और उनका इसमें बहुत 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 अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में ये श्रृंखला जो है साप्ताहिक श्रृंखला वो हम होंगे कामयाब, वो आज से शुरू हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पार्टनर्स हैं, महात्मा गांधी सेवा आश्रम, पहल, स्पंदन, दर्शना महिला कल्याण समिति, विकास संवाद के साथ साथ मध्य प्रदेश में और वरन पूरे भारत में जो एक महत्वपूर्ण संस्था है फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी जिसे कहा जाता है, वन बंधु परिषद, उनकी तरफ से भी हमें इस कार्यक्रम में सहयोग मिल रहा है। तो मैं आदरणीय किरण अग्रवाल मैडम जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। आदरणीय रण सिंह भाई जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने के लिए भोपाल की ब्रह्म कुमारी केंद्र से आदरणीय नीता बहन जी, पूनम बहन जी और नीरज भाई और हमारे डॉक्टर दिलीप में उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत प्रभावी रूप से गांव तक पहुंचा पाएंगे और गांव के लोगों के बीच में भी 1 घंटा 1.5 घंटा मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में बुनियादी बातचीत कर पाएंगे। मुझे लगता है इससे काफी मदद मिलेगी। और हमारे साथ जो आज ग्रामीण क्षेत्र से लगभग काफी साथी जुड़े हैं, कई जिलों से साथी जुड़ने वाले हैं कुछ देर में, वो सब इसका लाभ लेंगे और हम सब एक
हम होंगे कामयाब की जो हमारी भावना है उसको सशक्त करेंगे। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ ब्रह्म कुमारी संस्था की कि जिन्होंने इस आपदा के समय में इस सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ मध्य प्रदेश में की है, और निश्चित तौर पे ये एक उदाहरण बनेगा जिससे हम गांव के लोगों के साथ कैसे इस आपदा के समय में बात कर सकते हैं, उन्हें क्या सहायता कर सकते हैं, उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं हमारे बीच में, जहां एक तरफ से ज्ञान और आत्मबल बढ़ाने वाली चर्चाएं होंगी, वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ बनने के लिए आयुर्वेद किस तरीके से, प्राकृतिक चिकित्सा किस तरीके से एक स्वस्थ दिनचर्या हो सकती है जिससे हम अपने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन को बना सकते हैं, उसकी भी इसमें समावेश की गई है। तो मैं एक बार पुनः सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम होंगे कामयाब इस कल्पना के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी, और बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल हम होंगे कामयाब। और इस स्वागत के लिए आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं रण सिंह परमार जी को आमंत्रित करूंगी, जो हम सबसे बात करेंगे कि क्यों हमें आवश्यकता है आज इस स्वास्थ्य संवाद की, क्यों जरूरत है हमें स्वास्थ्य के बारे में बात करने की। तो मैं रण सिंह परमार जी को आमंत्रित करती हूँ। रण सिंह जी। जी जी जी, सॉरी, आ गया मैं। हम होंगे कामयाब को मेरा जय जगत और पूरे ब्रह्म कुमारी परिवार को मेरा नमन। इतना अच्छा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आपने शुरुआत आज से की है। ग्रामीण समुदाय में इस समय भय और डर का वातावरण है, लोग तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, उनको नहीं पता कि इस परिस्थिति से बाहर आएंगे। कोविड काल में तनाव केवल कोविड की वजह से नहीं है, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए पलायन करके गए थे, काम को बीच में छोड़ के आना पड़ा, जो पैसा कर्ज लेकर के किराए भाड़े में खर्च किया वो भी नहीं निकला, वापस घर आ गए। 4 महीने की रोजी रोटी पूरी तरह से प्रभावित हुई। अब पिछले 1-1.5 महीने से पूरी तरह से लॉकडाउन होने के कारण अभी गांव में कोई काम नहीं है और उनके पास कोई पैसा नहीं है। बच्चे पूरी तरह से पोषण से प्रभावित हैं और काम की चिंता ज्यादा है, और ऊपर से ये कोरोना महामारी का डर है। इस परिस्थिति में जो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है उससे लोग कैसे बाहर आएं, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कैसे समुदाय को बाहर लेके आए। अब कोरोना की स्थिति में कोरोना के बारे में भी जो भ्रांतियां फैली हैं वो भी तनाव का बड़ा कारण है। वहां गांव में इस प्रकार की सूचनाएं सभी जगह है कि कोरोना की वैक्सीन लगाने से लोग मौत हो जाती है, और इस प्रकार के उदाहरण देते हैं जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। तो उसके वैक्सीन को लेकर के इतना भय का वातावरण है, वायरल फीवर चल रहा है, लेकिन अस्पताल तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि अस्पताल गए तो हमको जबरन वैक्सीन लगा दी जाएगी, और वैक्सीन लगाने का मतलब ही है कि हम चले गए। दूसरा, उससे जो डेड बॉडी मिलती है जब कोविड पेशेंट की, उसको जिस प्रकार से कोविड गाइडलाइन के तहत पैक करके देते हैं वो सारी चीजें मीडिया में लोग देखते हैं, उससे लोगों का मानसिक तनाव इतना अधिक बढ़ गया है कि एकदम भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि एकदम उपयुक्त समय है इस कोविड काल में लोगों को इस त्रासदी से कैसे बाहर लेके आए, कैसे लोगों के तनाव का, चाहे रोजी रोटी का सवाल हो, चाहे वो बीमारी का सवाल हो, या वैक्सीनेशन लगाने का भी सवाल है, कि उसके प्रति कैसे विश्वास हम जगा पाए। और इसके लिए आवश्यक है कि लोगों के जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। जय हिंद, जय जगत। धन्यवाद रण सिंह जी।
और रण सिंह जी ने जैसा कहा कि आज हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि समस्या बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है स्वास्थ्य तक पहुंचने की, और हम कह रहे हैं कि हम होंगे कामयाब। तो इसी जुड़ाव की कड़ी में हम बहुत विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, जैसे कि प्रतिभा जी ने कहा, हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा एक बड़ा संगठन जुड़ा हुआ है, और साथ में बेलटंगर हिल्फी जो इसके साथ आगे बढ़ने के लिए हमें एक दिशा दिखा रहा है, साथ में वन बंधु परिषद है, दर्शना महिला कल्याण समिति है, महात्मा गांधी सेवा आश्रम श्योपुर से है, स्पंदन समाज सेवा समिति है, पहल जन सहयोग विकास संस्थान है, और विकास संवाद, विभिन्न संस्थाएं। इसी कड़ी में मैं इस जुड़ाव की कड़ी में श्रीमती किरण अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें इस दिशा में कुछ शब्द कहें, ताकि हम इस जुड़ाव को आगे कैसे ले जाएंगे इसे देख पाए। श्रीमती किरण अग्रवाल जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार सभी को, एकल प्रणाम। थैंक यू अनुपा जी। मुझे सुन पा रहे हैं ना जी? ये बहुत अच्छी पहल की है। मैं इसके लिए श्रेय प्रतिभा को भी देती हूँ कि प्रतिभा ने हमको और आपको जोड़ दिया। वन बंधु परिषद से मैं जुड़ी हूँ, भोपाल चैप्टर महिला विंग की मैं प्रेसिडेंट हूँ, और वन बंधु परिषद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसा कि इसका मुख्य उद्देश्य वनवासी क्षेत्रों में ही काम करने का है, और जैसा प्रतिभा ने मुझे बताया कि ये कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए ही हो रहा है, क्योंकि हमारे वो भोले भाले ग्रामीण इतने ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, वो नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है, और कौन सी नई स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, और उनको किस तरह से वो अवेल करके उनका लाभ प्राप्त कर सकें। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, हम शहरियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको शिक्षित करें और उनको उसका लाभ प्राप्त करवा सके। जैसा कि अभी आपने बताया था कि वो लोग डरे हुए हैं, वैक्सीन लगाएंगे मतलब कि खत्म वो, तो इस तरह का डर उनके मन से निकालना, उनको सही मार्गदर्शन देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा 60% गांवों में बसती है जनसंख्या, कुल जनसंख्या की 60% गांवों में बसती है, और कुल जनसंख्या मतलब लगभग 10 करोड़ वनवासी हैं, जिसमें 10 करोड़ से अधिक वनवासी हैं जिसमें। तो उनको उन्नति देने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरी सभी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और ब्रह्मा कुमारी जिससे जुड़ी हैं, और मैं तो बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी की और शिवानी दीदी की बिल्कुल फैन हूँ। हमने हमारे सेज ग्रुप के प्लेटफॉर्म से भी शिवानी दीदी को बुलाया था, और उनका मार्गदर्शन तो मतलब अनुत्तरीय होता है, बिल्कुल अनुपम होता है। तो आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के हम अपने देश के उन ग्रामीणों, उन आदिवासियों के लिए काम कर पा रहे हैं, उनको शिक्षित कर पा रहे हैं कि किस तरह से वो इस विपदा से, इस कठिन परिस्थिति से उबर पाए, किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। पिछले, ये तो सेकेंड लॉकडाउन वेव आ गई है, फर्स्ट वेव के टाइम भी वन बंधु परिषद ने काफी अच्छा काम किया था, क्योंकि हर संभाग से लेडीज को तैयार करके उनको ग्रामीणों से डायरेक्ट जोड़ा था। वो रोज उनसे फोन करते थे हम लोग, और उन लोगों को गाइड करते थे कि किस तरह से आप अपने गांव में नए बाहर से अपरिचितों को ना आने दें, या बाहर से लोगों को ना आने दें, फिर टेस्ट कराएं, आप बाहर ना जाएं, किस तरह से सुरक्षित रहे, मास्क पहने, सैनिटाइज करें। शुरू में तो यही शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी, तो इस तरह की शिक्षाएं दी गई थी, और अभी भी पूरी तरह से वन बंधु परिषद इसमें सक्रिय है। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहूंगी, और अपने आप को जोड़ के भी बहुत गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि हम लोग कुछ अच्छा देश के लिए कर पा रहे हैं, और हमेशा आगे करते रहेंगे। जिस तरह से भी इस मौका का, सेवा का मौका आप चाहेंगे, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू। एकल प्रणाम। अनुपा, आपका माइक म्यूट है। धन्यवाद किरण जी। और जैसा कि हम सभी बात कर रहे हैं कि हम होंगे कामयाब, हम उम्मीद कर रहे हैं कि होगी शांति चारों ओर एक दिन, ये जो महामारी है ये खत्म होगा, और हम सब फिर से वैसे ही एक दूसरे से मिल पाएंगे, शांति से, सुख से और स्वस्थ तरीके से रहेंगे। तो आज इस हम होंगे कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मैं चाहूंगी कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे दिल से जोरदार तालियां बजाएं, और हम सब मिलकर इसका उद्घाटन करें। तो एक बार हम होंगे कामयाब,
इस सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत। और हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारे बड़ों के वचन, हमारे बड़ों के आशीष हमें उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इस उद्घाटन सत्र में मैं सबसे पहले इस पूरी, जब हम ब्रह्मा कुमारी की बात करते हैं तो बी के नीता दीदी हैं, जो एक गुरु हैं, एक पुरोधा है और एक बड़े होने के नाते इस पूरे संगठन को आगे लेकर चलती हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगी कि वे उद्घाटन सत्र में आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। नीता दीदी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते सभी को। आवाज आ रही है? जी आ रही है दीदी। जी दीदी। तो आज जो विषय लेकर हम चल रहे हैं, हम होंगे कामयाब, ये बहुत ही अच्छी पहल हमारी प्रतिभा जी ने शुरू किया है, जिसमें सभी संस्थाओं को आपने शामिल किया, सभी का सहयोग लिया। और आज के इस कार्यक्रम में बहन प्रतिभा जी को किरण अग्रवाल जी और रण सिंह परमार जी, साथ में हमारी बहन अनूपा जी जो कोऑर्डिनेटर हैं, और सभी समाज सेवी संस्थाओं को विशेष स्वागत तो हमारी प्रतिभा जी ने किया है। लेकिन मैं दिल से भी उन सभी को दुआएं देती हूँ जो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और बहुत सुंदर टॉपिक आपने रखा है और ब्रह्मा कुमारी इसको भी इसमें जोड़ा है आपने। जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि आज हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। वास्तव में कहा भी जाता है वसुदैव कुटुंबकम, कि ये सारा ही विश्व हमारा परिवार है। तो एक परिवार के नाते जो हमने अपने ग्रामीण भाई बहनों के लिए चिंता जताई है और उनके सहयोग के लिए जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो जहाँ वो स्वास्थ्य है या वो लाभ उनको हम जरूर दे पाएंगे। क्योंकि कहा भी जाता है कि आज के समय में संपूर्ण स्वस्थ कौन है? जिसके पास मानसिक स्वास्थ्य है, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ये 4 प्रकार का स्वास्थ्य जिसके पास है वही संपूर्ण स्वस्थ कहा जाएगा, है ना। तो हर प्रकार का स्वास्थ्य उनको मिले, सारी गाइडलाइन उनको मिले। वो जो भी हमारे भाई बहन यहाँ पर रहेंगे और वो अपने लेक्चर्स के माध्यम से आपको बताएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं और उन सभी को आप प्रोत्साहित कीजिए कि जो भी प्रोग्राम चलते हैं या जो लेक्चर्स होंगे वो बराबर वो सुनते रहें, और जितना वो सुनेंगे उसका लाभ लेंगे तो उनकी समस्याएं सुनते सुनते प्रैक्टिकल में भी समाप्त होंगी। क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारीज में जो कुछ भी बताया जाता है या थ्योरेटिकली नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल रूप में हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें वो सारी गाइडलाइंस मिलती हैं। तो उसमें बहुत अच्छे हमारे डॉक्टर दिलीप नागले जी हैं, वो भी बताएंगे आपको। हमारी पूनम बहन हैं और भी जो हमारी ग्रामीण सेवाओं में कार्यरत हमारी बहनें हैं उनके भी लेक्चर्स हम रखेंगे। तो काफी आप देखेंगे कि लोगों को हिम्मत मिलेगी, उनका मनोबल जागेगा और हर प्रकार से उनको जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं उन समस्याओं से वो मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि हमसे कहीं ज्यादा उस भगवान को भी अपने बच्चों की फिक्र है ना। जैसे हम देखते हैं परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या जब होती है तो बड़ों को बहुत चिंता हो जाती है। तो इस संसार के अंदर बड़े से बड़ा कौन है जिसकी ओर हमारा ध्यान
जाता ही है, वो भगवान है और उस भगवान के हम बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से दुखमय कष्ट सहते हुए नहीं देखना चाहते, तो कोई ना कोई रास्ता वो जरूर अपनाते हैं। और मैं समझती हूँ कि शायद इसीलिए उन्होंने आपके साथ हमको जोड़ा है कि बच्चे, आज दुनिया के अंदर जो दुख है, अशांति है, जो परेशानियां हैं, जो भय का वातावरण है इस कोरोना को लेकर के, है ना, और उनसे सभी को कैसे मुक्त किया जाए। ये ऑनलाइन हम देख रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं सारे डॉक्टर्स के लिए और भी घर बैठे परिवार वालों के लिए भी, है ना। और किस तरह से लोग इस समस्या से इन क्लासेस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से अपने को संबल बना पाते हैं, वो प्रैक्टिकल में रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। तो ये जो सीरीज आपने शुरू की है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, दुआएं भी देती हूँ। आप स्वयं भी इसको रोज अटेंड करना जब भी इसके हफ्ते में लेक्चर्स होते हैं, और भी कुछ अच्छे अच्छे जो बहनें हैं उसके लिए हम आपको कहेंगे कि उनका भी आप कार्यक्रम इसमें रखते रहें और उसका लाभ आपको पूरा पूरा मिलता रहे। हम यही चाहेंगे कि सभी हमारे ग्रामीण भाई बहनों को संपूर्ण रीति से इसका लाभ मिले, सहयोग मिले, वो स्वस्थ हों, हर प्रकार से समस्याओं से मुक्त हों। ये हमारी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को हम मिल करके पूरा करेंगे, उठाएंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे, उनके रास्ते को हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सभी को पुनः मैं निमंत्रण देती हूँ इस ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन में आने का, कि आप कभी अवश्य समय निकालिए और इस स्थान को विजिट कीजिए। यहाँ आपको कदम रखते ही प्रैक्टिकली एक सुख का, कौन सा सुख, आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, आत्मिक शक्ति, आत्मिक प्रेम के वाइब्रेशन कदम रखते ही वो मिलेंगे। तो जो भगवान से हमको मिल रहा है, हमारा फर्ज बनता है हम अपने भाई बहनों को भी इसी प्रकार से संबल बनाएं, उनको जागृत करें और उनकी परेशानियों को हम दूर करें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। दुआएं हमारी कि आप अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सफल हों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जैसा मैंने कहा कि बड़ों का आशीर्वचन मिल जाए तो ये पक्का हो जाता है कि ये कार्यक्रम सफल होने वाला है। तो हमारे इस प्रयास में हमारे साथ अब नीता दीदी का आशीर्वाद भी है और पूरी ब्रह्मा कुमारी इसके संगठन के साथ ही हमसे जुड़ेंगे, ये आपने कहा, ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। क्योंकि जैसा आपने सुना होगा सभी ने कि ये एक सीरीज है और हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक मुद्दे पर बात कर ली तो स्वास्थ्य की चर्चा पूरी हो गई, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें करनी है, अलग अलग एंगल से समझना है। तो हम इसमें चाहेंगे जरूर कि अलग अलग साथी जुड़े ताकि हम हर एंगल से स्वास्थ्य को समझ सकें। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और साथ ही जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य को समझना है, तो इसके लिए क्या बेहतर होगा कि अगर हम किसी डॉक्टर से बात करें। तो आगे की चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दिलीप नलगे जी को। और मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी कि डॉक्टर दिलीप नलगे, जैसा आप सुन रहे हैं, ये आयुर्वेद से एमडी हैं और ना केवल तकनीकी ज्ञान है स्वास्थ्य का, बल्कि शायद बहुत सारे लोग इनसे परिचित होंगे, ये बहुत अच्छा गाते हैं। भक्ति गीत को लेकर 70 से अधिक इनके गाने रिकॉर्डेड हैं और लोग सुन सकते हैं। साथ ही ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो अलग अलग मुद्दों पे ये बहुत सारे मंचों पर अपने व्याख्यान भी देते हैं।
योगा और नेचुरोथेरेपी इन्होंने डिप्लोमा भी किया हुआ है। इस तरह से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के अलग अलग आयाम को इन्होंने छुआ हुआ है। तो आज हमारे लिए सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम डॉक्टर दिलीप नलगे से ये जान पाएंगे कि संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, चाहे वो WHO की परिभाषा हो या आध्यात्मिक नजरिए से इसको देखना हो, चाहे वो शरीर की बात हो या मन का नजरिया हो। तो मैं डॉक्टर दिलीप नलगे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी जानकारियों से, अपने ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर दिलीप नलगे। दिलीप साहब आपका माइक लीजिए। म्यूट। जी जी, अभी सुनाई दे रहा है मेरी वॉइस? बिल्कुल। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुपा जी। आज के इस सत्र में मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत अच्छा विषय और हमारे ग्रामीण अंचल में जो भाई बहनें हैं उनको लेकर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसका जो टाइटल रखा है वही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, सब भारतीयों के मन में जो रचा बसा हुआ है ऐसा जो गीत। तो अभी आपने गीत की बात की तो मुझे ऐसा लगा कि ये गीत तो इस महफिल में गाया जाना चाहिए। तो इसी गीत के साथ हम शुरुआत करते हैं और मेरे साथ आप सभी जुड़ सकते हैं और बस थोड़े से शब्द इसमें हम चेंज करेंगे। होगा स्वास्थ्य चारों ओर, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगा स्वास्थ्य चारों ओर, होगा स्वास्थ्य चारों ओर, होगा स्वास्थ्य चारों ओर एक दिन। ओ मन में में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय कोरोना का आज, नहीं डर कोरोना का आज के दिन। ओ मन है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू वेरी मच। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा और आदरणीय नीता दीदी जी ने जो बात संक्षेप में कही उसको मैं थोड़ा सा विस्तार में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सभी को ये तो पता है, पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया हो ऐसा सभी को लगता है कि हमारा शरीर जो है वो संपूर्ण रूप से निरोगी हो, स्वस्थ हो, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, ऐसा सभी को लगता है। लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? क्योंकि आज अगर हम स्वास्थ्य का चित्र देखते हैं तो क्या है, केवल कोरोना की बात नहीं है, दूसरी भी अगर बीमारियां हम देखें, चाहे ब्लड प्रेशर की बात करें, चाहे डायबिटीज की बात करें, चाहे कैंसर की बात करें, चाहे हार्ट डिसीज की बात करें, स्किन डिसीज की बात करें, जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सारी जो बीमारियां हैं अगर हम गिनती करें तो लगभग लगभग हर एक घर में इसमें से कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर मिलेगी। खास करके शहरों में तो ब्लड प्रेशर ये इतना कॉमन हो गया है कि हर घर में एक ब्लड प्रेशर का मरीज जरूर मिल जाता है। आजकल तो ग्रामीण अंचलों में भी ये बीमारी कॉमन देखने में आ रही है, क्योंकि पहले के जमाने में जो चीजें नहीं थी गाँव में वो भी अभी पहुंच गई है और उसकी वजह से भी वो सारा असर मन के ऊपर दिखाई देता है। और इसीलिए ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, ये सारी चीजें कॉमन गांव में भी दिखाई देने लग गई है। तो इसीलिए
ये जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज माना इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि पहले के जमाने में जिस प्रकार की जीवन शैली थी, अगर हम अपने दादा परदादा की भी बात करें तो हमें ऐसे कई लोग किस्से सुनाते हैं कि हमारे दादाजी तो कभी डॉक्टर के पास गए ही नहीं, उन्होंने कभी इंजेक्शन भी नहीं लिया और वो 100 साल तक एकदम स्वस्थ रहे। तो इसका रीजन क्या था? तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जो उनके जीवन में थी, जो आज हम लैक कर रहे हैं या आज हमारे जीवन में वो बातें नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं? एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जैसे आप मैडम ने अभी कहा कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, तो बहुत ही अच्छी बात उसमें जानने योग्य ये है कि जब हम स्वास्थ्य कहते हैं तो स्वास्थ्य माना केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और भी कुछ स्वास्थ्य हैं जिनको ठीक रखना आवश्यक है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो वो कौन से हैं? तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है उसमें परिभाषित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अगर ठीक है तो ही वो संपूर्ण स्वस्थ रह सकता है। केवल कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब नहीं है कि हम स्वस्थ है। लोग समझते हैं कि अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है माना मैं स्वस्थ हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य में ये चारों ही चीजें आवश्यक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो सभी अवेयरनेस होता है, सभी के अंदर ये जागरूकता होती है, लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है यही पता नहीं कई लोगों को। और अध्यात्म और स्वास्थ्य का क्या संबंध है? उसका तो कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यही बात हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। देखिए हमें कभी जैसे ग्रामीण जो हमारे भाई बहनें हैं उनका तो पर्यावरण के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। तो वृक्ष हैं, लताएं हैं, इनके साथ उनका संबंध होता है। तो मैं एक वृक्ष का उदाहरण देकर ये बात समझाना चाहूंगा। जैसे आम का वृक्ष है, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आम का ही मैं एग्जाम्पल लेता हूं। तो आम का वृक्ष है, आम के वृक्ष में सबसे ज्यादा लोगों को क्या पसंद होता है? सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है? आम अट्रैक्ट करता है। कितना बढ़िया सुंदर, हाँ। तो ऐसा लगता है सबको कि अरे हमको कब आम खाने को मिलेगा, इतना मधुर रसात्मक और इतना सुंदर टेस्टी। तो ये तो सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो आम का नरिशमेंट कैसे होता है ये बात ध्यान देने योग्य है। अगर उसको प्रॉपर अगर पोषण नहीं मिलता है, सही तरीके से पोषण नहीं मिलता है, तो हमें आम का बढ़िया फल मिल सकता है? तो वो जो आम बना इतना अच्छा, वो आम आम कैसे बना? उसको कहाँ से पोषण मिला? तो उसकी जड़ें जो है, उस वृक्ष की जो जड़ें हैं जो दिखाई नहीं दे रही है, जड़ें तो जमीन के अंदर हैं, दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दिखाई नहीं दे रही है इसका मतलब ये है क्या कि उसका कोई महत्व नहीं है? तो यही बात है कि जो जड़ें हैं उसके ऊपर सारा वृक्ष टिका हुआ है, और वो जड़ें जहां जहां से पानी को और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेंगी, शोषित करेंगी, अवशोषित करेंगी, वो ही सारा पहुंचेगा फल तक। तो जैसे जड़ें मजबूत होना आवश्यक है, उस वृक्ष की जड़ें गहरी होना आवश्यक है, मजबूत होना आवश्यक है, ऐसे ही दूसरी महत्वपूर्ण चीज उस वृक्ष में क्या है? तो वो उस वृक्ष का जो तना है, जो स्टेम जिसको हम कहते हैं। अब वो तना क्या काम करता है? तो जड़ों ने जो अवशोषित किया है पानी को और पोषक तत्वों को, उनको पहुंचाने का काम करता है उन फलों तक। अगर वो जो बीच में तना है, उस तने में अगर कोई भी अवरोध है, बीच में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो भले ही जड़ ने उसको अवशोषित किया, पानी को अवशोषित किया, पोषक तत्वों को अवशोषित किया, लेकिन वो फल तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि तना जो है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध है। तो यही बात समझने की हमें आवश्यकता है कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का वृक्ष है। कैसे? इस संपूर्ण स्वास्थ्य के वृक्ष में जड़ जो है, जड़ें जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसके ऊपर ही सारा वृक्ष खड़ा है, वो जड़ें हैं हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, भले ही हमें अध्यात्म क्या है, उसका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वो समझ में नहीं आता है,
लेकिन उसी के ऊपर सारा खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद है तना। तना है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, हमारा किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, या नकारात्मक स्मृतियां हमारे मन में बसी हुई है, बहुत सारी नकारात्मक जो घटनाएं हुई जीवन में उनको हमने अपने मन में बिठा के रखा है, तो क्या करेंगी ये सब चीजें? ये नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक स्मृतियां हमारा जो ये स्वास्थ्य वृक्ष है उसमें जो ये तना है, उस तना में अवरोध का काम करेंगी। तो जो तत्व पहुंचने चाहिए फल तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। और जो शाखाएं हैं इस संपूर्ण स्वास्थ्य वृक्ष की, वो शाखाएं क्या है? वो है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। क्योंकि समाज कैसे बनता है? समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है। तो हमारे आपस में संबंध कैसे हैं, इनका भी असर हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। जैसे मैंने बात की कि डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट्स बढ़ने के पीछे जब ये अनुसंधान किया गया कि इसका क्या रीजन है, भारत खास करके डायबिटीज के मामले में विश्व की राजधानी बन चुका है, इतने ज्यादा डायबिटीज के मरीज भारत में है, तो इसका जब रिसर्च किया गया कि इसका रीजन क्या है, तो ये पता चला संबंधों में तनाव, ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो इसीलिए संबंध सही होना ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो संबंध जब सही रहेंगे, तो संबंध माना क्या? इस वृक्ष में जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, जो सारे वृक्ष को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रही है, तो ये शाखाएं भी ठीक होना आवश्यक है। तो ये हो गया हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। और फल क्या है? फल है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। अब हम क्या गलती कर रहे हैं? हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को पाने के लिए उपाय कहां पर कर रहे हैं? केवल उस फल के ऊपर खाद और पानी डाल रहे हैं, उससे वो फल जो है वो अच्छा मिलने वाला है? फल के ऊपर खाद और पानी डालने से नहीं मिलने वाला। खाद और पानी जड़ों में डालना होगा। तने में अगर कहीं पर अवरोध है, उस अवरोध को दूर करना पड़ेगा। हमारी जो शाखाएं हैं, वो शाखाएं जो है उनको हमें ठीक रखना पड़ेगा, और तब जाके वहां पे प्रॉपर पोषण मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, और हमें बहुत सुंदर आम का फल मिलेगा। तो ऐसे ही अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, सदा स्वस्थ रहना है, तो हमें अपने संबंध, माना इस वृक्ष में जो शाखाएं हैं वो संबंध ठीक रखने होंगे, तने को भी ठीक रखना होगा, नकारात्मकता से मुक्त रखना होगा, माना हमारे मन को नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक स्मृतियों से मुक्त रखना होगा। और हमारी जो जड़ें हैं, जड़ों को मजबूत करना होगा। जड़ों को हमें सही मात्रा में पानी और खाद डालना होगा, माना हमें अपने आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान देना होगा, अध्यात्म को समझकर उसको जीवन में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा, प्रैक्टिकली उसको जीवन में धारण करना होगा। जैसे अभी आदरणीय दीदी जी ने कहा कि यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि प्रैक्टिकल में कैसे इसको धारण करना है जीवन में। तो आगे के सत्र भी वैसे ही होंगे। हम स्वास्थ्य के सत्र में भी जैसे किचन में हमारे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसका औषधीय मूल्य क्या है और हम औषध के रूप में उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, अदरक बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत ही, तो खास करके घी है, तो इनको कहां पर कैसे प्रयोग करना है, कहां पर कैसे यूज करना है, ये भी एक एक बात जो है वो हर एक सत्र में जरूर बताई जाएगी। और इसीलिए ये जो मैं बात आपसे कर रहा था कि अगर हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, तो हमें बाकी के जो 3 पहलू हैं जिनके ऊपर अभी तक हमने उतना ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। हमें सबके साथ अपने संबंध सकारात्मक रखने होंगे, अच्छे रखने होंगे। और ये केवल ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरे से बात नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। अगर हमें अपने संबंधों को सुधारना है तो 2 चीजों को हमें बाजू में करना पड़ेगा। वो 2 चीजें कौन सी है जो हमारे संबंधों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? वो है गुस्सा, क्रोध और अहंकार। क्रोध और अहंकार
ये संबंधों को खराब करती हैं। तो थोड़ा सा हम अपने अहम को अगर बाजू में रखते हैं, थोड़ा सा अपने मन को शांत रख के हम अगर पहल करते हैं, चलो उसने मेरे साथ बहुत समय हो गया बात नहीं की है, मैं पहल करूं, मैं बात करना शुरू करूं, क्योंकि जो संबंध ठीक नहीं है उसका असर तो मेरे ऊपर हो रहा है, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है। तो मुझे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने संबंध ठीक रखने होंगे। दूसरा, मुझे अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखना होगा। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे तो नहीं है ना कि अरे मुझे नकारात्मकता से मुक्त रखना है, नकारात्मकता से मुक्त रखना है, ऐसा सोचने से मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। आप जितना सोचेंगे ना कि मुझे इस होना है, उतना उसमें ज्यादा फंसते जाएंगे। क्या करना पड़ेगा? मन को अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि मन एक छोटे बच्चे के समान है। उसने वो गलत खिलौना पकड़ लिया है, उसको एक अच्छा सा सुंदर सकारात्मक खिलौना देना पड़ेगा। और वो कौन सा? सकारात्मक विचारों का खिलौना देना पड़ेगा। अब वो खिलौना कैसे मन को देना है, उसके लिए हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी बहन जी हैं, वो बहुत ही अच्छे से सभी को समझाएंगी। तो पूनम दीदी है हमारे बीच में, वो सभी को अच्छे से समझाएंगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन में हमारे अगर सकारात्मक चीजें हैं तो ही नकारात्मकता दूर रह सकती है। ऐसे नहीं कि हम सोचे कि नहीं नकारात्मकता निकालनी है मुझे। हम जब सोचते हैं कि भाई अंधेरे को दूर करना है, तो हम क्या करते हैं? केवल स्विच ऑन करते हैं, लाइट चालू हो जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है। ऐसे तो नहीं कि मुझे इस अंधेरे को भगाना है, ऐसे अंधेरा नहीं भागता है। तो इसीलिए ये सकारात्मकता का स्विच ऑन करने की कला जो है वो भी आपको सीखने को मिलेगी आगे के जो सत्र होंगे उसमें। और मन जितना जितना नकारात्मकता से मुक्त होता जाएगा, उतना उतना आप एक चमत्कारिक परिवर्तन अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और उसको मुक्त करने का आधार आध्यात्मिकता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो जड़ें हैं, जो जमीन के नीचे हैं। तो उसको भी कैसे महसूस करना है, उसको भी कैसे प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, प्रैक्टिकल अपने व्यवहार में लाना है, ये सारी ही चीजें आगे के सत्रों में सीखने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा सभी को कि सभी संपूर्ण स्वस्थ हो। सभी, जैसे अभी कई हमने देखे ऐसे, मैं आपको एक भी बात शेयर करना चाहूंगा। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहा गया है। तो जिस चीज के बारे में हम ज्यादा चिंतन करते हैं, वो चीज को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अगर आप ये सोचेंगे मुझे कोरोना से मुक्त होना है, मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, मुझे कोरोना नहीं होना चाहिए, और आपके मन में अगर कोरोना के प्रति बहुत ज्यादा डर है, तो वो डर की इमोशन और आपके अंदर जो कोरोना का विचार चल रहा है, तो वो कोरोना के विचार की शक्ति को वो डर की इमोशन बढ़ाएगी, उसको पावर देगी और उस स्थिति को, परिस्थिति को आकर्षित करने में मदद करेगी। इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने इमोशंस को भी चेंज करना सीखना होगा। नेगेटिव इमोशंस को रिप्लेस करना पड़ेगा पॉजिटिव इमोशंस से, माना सकारात्मक भावनाओं से, जैसे प्रेम है, खुशी है, शांति है, शक्ति है। इन भावनाओं से हमें उसको रिप्लेस करना होगा। तो ये सारी ही चीजें कैसे प्रैक्टिकल में इसको करना है, ये भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुश रहता है उसके जीवन में सब अच्छी बातें होती रहती है, और हम उसको क्या कहते हैं? अरे वो तो बड़ा हैप्पी गो लकी है, उसके जीवन में तो सारा अच्छा अच्छा होता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है। तो अच्छा अच्छा क्यों हो रहा है उसके जीवन में? क्योंकि वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा सकारात्मक रहता है। तो इसीलिए ये बातें जितना हम अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे और इसको प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। वैसे अध्यात्म में भी जो 7 मुख्य मूल्य हैं, उन मूल्यों का संबंध हमारे शरीर के जो 8 सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा ये ब्रेन है, ये यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर उसके बाद हमारे फेफड़े हैं। तो एक एक हमारी जो आत्मा की जो गुण है, उनका संबंध एक एक सिस्टम के साथ होता है। जैसे शांति है, शांति का संबंध हमारे फेफड़ों के साथ होता है। जितना हम शांति का अनुभव करते हैं, जितना शांत रहते हैं, उतना हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उतना हमारा जो ब्रेन है वो पावरफुल होता है। जितने हमारे अंदर आत्मिक प्रेम की वृद्धि होती है, उतना हमारा हृदय शक्तिशाली होता है। तो ये सारी गहरी बातें हैं और ये प्रैक्टिकल बातें हैं। इसके ऊपर काफी रिसर्च भी हो चुका है, उसके बारे में विस्तार से आपको
आगे जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे बताएंगे। मैं समझता हूँ अभी मुझे जो समय दिया गया था वो समय पूरा हो रहा है, तो इसीलिए मैं सभी को ये कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप जी। और जैसे कि दिलीप जी ने कहा कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और ये जो पेड़ है स्वास्थ्य का, उसके हर पहलू को हमें सिंचित करना है। और ये प्रेम है, ये भावना है, ये सौहार्द है, एक दूसरे से जुड़ाव है, इन सारी भावनाओं के साथ सकारात्मक के साथ में हम लोग इस महामारी से भी बाहर आ जाएंगे बिल्कुल, और हम होंगे कामयाब। आपकी बातों ने हमें एक और ऊर्जा के साथ जोड़ दिया है, और इसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये एक सीरीज है, और हम होंगे कामयाब की जो चर्चा है वो हर गुरुवार को 5 से 6 होगा, और इसका बाकायदा हर बार की चर्चा का एक विषय है जिस पर हम अलग अलग ढंग से, जैसे कि अभी डॉक्टर दिलीप ने कहा कि हमें ये समझना जरूरी है कि भय कैसे दूर होगा, ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर के हर अंग को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है, किस तरह के देखभाल की। तो हम हर सत्र में अलग अलग तरह से अपने स्वास्थ्य को समझेंगे और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। और कहते हैं ना, मन का फेर, तो अपने मन पर उस ऊर्जा को जगाना है, उसे आगे बढ़ाना है, और इसी ऊर्जा को आगे बढ़ाने, हमारे साथ जोड़ने, हम सबको खुद से पहचान कराने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी से पूनम दीदी को आमंत्रित करती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, और अकाउंट्स जब पढ़ते हैं तो लेखा जोखा समझते हैं। तो पूनम दीदी ने पढ़ाई के दौरान वो लेखा जोखा समझा, अपनी पूरी मास्टर डिग्री तक अकाउंट्स की पढ़ाई की, और फिर वो आ गई उस क्षेत्र में जहां हमारे जीवन का लेखा जोखा होता है, कैसे उसे अध्यात्म से जोड़ना। आज हमारे साथ बात करेंगी पूनम दीदी कि समय की मांग क्या है। जब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक के साथ समय की मांग है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो कैसे इस ऊर्जा को जोड़ा जाए, कैसे खुद को पहचाना जाए, और कैसे इस महामारी के दौर में एक साथ चलते हुए शांति स्थापित करें, बात रखने के लिए मैं पूनम दीदी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो आज के विषय पर हमें प्रकाश डालना है वो है समय की पुकार, आध्यात्मिकता को हम समझेंगे। आज हम सभी जैसे कि जानते ही हैं, पहले पूर्व में भी चर्चा हुई कि समाज या इस तरह से जो भी मानव आत्माएं हैं वो किसी न किसी समस्या से, प्रॉब्लम से इस समय जूझ रही है। लेकिन जब हम अध्यात्म की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं, और साथ ही साथ उस परम पिता, परम शक्ति से भी जुड़ने लगते हैं, और जिससे हम जितनी भी परिस्थितियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उनसे हम कैसे उनसे निपटे, उनसे कैसे हम आगे बढ़े, उसकी शक्ति हमें प्रदान करती है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्या है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम अध्यात्म को अगर समझे तो लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, या किसी प्रकार की कोई वेशभूषा तो नहीं धारण करनी पड़ेगी। बहुत सारी भ्रांतियां हैं आज लोगों के मन में। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे किस आयु में ये करना चाहिए, है ना, इस प्रकार के भय मन में रहते हैं या भ्रम रहते हैं। तो आज हम उन सभी भयों से और भ्रमों से अपने आप को फ्री करेंगे, मुक्त करेंगे। तो अध्यात्म मतलब ही आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, स्वयं की खोज, उस परमात्मा की खोज। आज हम देखें, हम संसार के बारे में, संसार में क्या हो रहा है, समाचार पत्रों से हमें सब जानकारियां तो प्राप्त हो रही है, लेकिन हम अंदर अपने भीतर झांकने में थोड़े से असक्षम हैं।
बाहर क्या हो रहा है वो सब हमें मालूम है, लेकिन भीतर क्या हो रहा है उससे अनभिज्ञ है इंसान। क्योंकि आज विज्ञान ने इतनी विकास किया है, इतना विकास किया है, इतना आगे बढ़ चुका है कि हम चांद तक पहुंच गए। लेकिन चांद तक तो पहुंचे, लेकिन जो हमारे अंदर की शीतलता थी, चांद जैसी शीतलता थी, उसका कहीं ना कहीं लोप हो चुका है। तो बाहर के आविष्कार जो आज हम देख रहे हैं, जो हमें सुख सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, हर प्रकार से हमें फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं के होते हुए भी आज अंदर की शांति नहीं है, अंदर का चैन नहीं है। और अगर हम मार्केट जाएं तो वो सारी शांति को, खुशी को, प्यार को हम बाहर से खरीद नहीं सकते। इसके लिए तो हमें अंदर की यात्रा करनी ही होगी। और ये यात्रा करने के लिए हम एक एक चीज को, एक एक पहलू को हम समझते जाएंगे। लोग कहते हैं विज्ञान ने बहुत विकास किया है, लेकिन विकास जो हुआ वो कहीं ना कहीं विनाशकारक भी हुआ। और यदि कहीं ना कहीं विकास जो हुआ है तो उसमें आध्यात्म का कुछ ना कुछ टच है, तभी उसका विकास हमें अनुभव होता है। यदि विज्ञान अकेला चला तो वो विनाश की तरफ ले जाएगा, और यदि विज्ञान अध्यात्म के साथ चले तो वो विकास की तरफ हमें ले जाएगा। हम देख रहे हैं आज हर एक के पास, चाहे कोई भी व्यक्ति है, छोटा बड़ा, किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का, हर एक के हाथ में क्या है, एक गैजेट दिया गया है, मोबाइल। आज शायद व्यक्ति इसके बगैर कल्पना नहीं कर सकता अपने जीवन की। तो इस मोबाइल का निर्माण क्यों हुआ? इसका निर्माण इसीलिए हुआ ताकि हम दूर बैठे व्यक्ति के साथ भी जुड़ सके, अपने दिल की बातचीत कर सके, हालचाल ले सके, दुख सुख बांट सके, कहीं भी कभी भी किसी स्थान पर बैठकर कितनी देर तक भी हम उससे बातें कर सके। इसीलिए इसका निर्माण हुआ। लेकिन आज मनुष्य ने इसका इस्तेमाल इतनी हद तक किया कि जो हमारे पास बैठा व्यक्ति है उससे बात करने की फुर्सत नहीं। विश्व से तो कनेक्ट कर दिया उसने, लेकिन जो सामने है, बिल्कुल पास में है, उससे बात करने की उसे फुर्सत नहीं, या वो आवश्यकता महसूस नहीं करता। और आज साधन रिसोर्सेस हमारे पास बहुत सारे हैं, उसकी भरमार है हमारे पास, लेकिन उसके अलावा जो हमारी चैन की नींद है वो तो फिट गई है, वो तो छिन गई है। साधन हमें सुविधा दे रहे हैं, कन्वीनियंस दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज थी, हमारी भौतिक जो एक्टिविटीज चलती थी, गतिविधियां चलती थी, उसका कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व न होने के कारण, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व न होने के कारण तनाव और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कई बीमारियां हमें घेर रही है, और जिसकी वजह से चैन की जो नींद हम कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे। पहले के जमाने में लोग कहा करते थे कि जो ये सर है ना, इसको ठंडा रखो, और पेट जो है हमेशा नरम होना चाहिए, और जो हमारे पैर हैं वो गर्म होने चाहिए। ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इसको अनिवार्य माना जाता था कि हमेशा सिर को क्या रखो, आइस फैक्ट्री की तरह रखो, कूल रखो, ठंडा रखो, पेट को थोड़ा नरम रखो, टाइट नहीं होना चाहिए, और पैर जो होने चाहिए थोड़े गर्म होने चाहिए। लेकिन आज हम देखें, सारी जो साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उनके कारण उल्टा हो चुका है। सर जो है वो भारी और गर्म होने लगा है, पेट थोड़ा टाइट होने लगा है, और पैर जो है वो ठंडे होने लगे हैं। ये संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पर जब हम अपने आप को समझेंगे कि ये साधन ही सब कुछ नहीं है, साधनों में ही सुख नहीं है, साधन तो केवल हमारे आराम के लिए, कंफर्ट के लिए बनाए गए थे, जो हमारे हित में थे, लेकिन उनका अधिक इस्तेमाल वो हमें कहीं ना कहीं मार्ग से भटकाता है। आगे हम स्लाइड्स में देख ही सकते हैं, जैसे कि इंसान ने प्रकृति को तो अपने वश कर लिया है, पूरी तरीके से प्रकृति हमारे वश में हो चुकी है। अगर हम चाहें तो अग्नि को 1 सेकंड में बटन चालू करें और हमारे रसोई में वो हाजिर हो जाती है स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। और इसी तरह से जल तत्व को भी हमने अपने नियंत्रण में कर दिया है। हर तत्व को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है, अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की है, और कई हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं, साइंस की वजह से, विज्ञान की वजह से। लेकिन जितना जितना हम
इन सब को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उतना ही इंसान जो है अपने स्वभाव के भी वशीभूत होता जा रहा है। प्रकृति को तो वश कर लिया, लेकिन खुद के स्वभाव को वश नहीं कर पा रहा। वो कहीं ना कहीं उसके अधीन है, किसी न किसी एडिक्शन के भी वो अधीन हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी कहावत है कि विज्ञान अगर अध्यात्म के बगैर चलेगा तो वो चक्षुहीन है। वो ऐसे ऐसे आविष्कार करेगा जिससे आगे चलकर विनाश होगा, विनाश का कार्य होगा। और अगर अध्यात्म विज्ञान को लेकर नहीं चलता तो वो अपंग है, लंगड़ा है, नहीं चल पाएगा। तो दोनों का होना बहुत आवश्यक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि विज्ञान का आधार लेकर ही अध्यात्म आगे बढ़ सकता है, और अध्यात्म का आधार अगर विज्ञान ले ले तो जरूरी प्रगति की तरफ जाएगा। और साथ ही साथ अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो अगर मिलकर कार्य करते तो सदा काल के लिए शांति, समृद्धि और प्रगति प्राप्त हो सकती है। दोनों का साथ साथ होना बहुत आवश्यक है। हम यहाँ कहीं विज्ञान की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान ने उसका अधिक उसमें से लेने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं हास हुआ है। तो अध्यात्म से जुड़ने के लिए हमें ये जो जानना बहुत आवश्यक होता है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, है ना। एक बार की एक बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आती है कि एक राजा थे, और वो राजा हमेशा अपने नगर में भ्रमण किया करते थे, परंतु उनका नगर भ्रमण करने का तरीका जो था वो थोड़ा अलग था। वो वेशभूषा बदली कर देते थे, राजा की वेशभूषा में नहीं जाते थे। और जब वो भ्रमण करने निकलते थे तो देखते थे सब कुछ कार्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अचानक एक संतरी था, उस संतरी ने राजा को रोक दिया, क्योंकि वो नई नियुक्ति हुई थी उसको मालूम नहीं था ये राजा है। बाकी सबको मालूम था कि राजा वेश बदल कर घूमता है, चक्र लगाता है। तो उसने संतरी ने राजा को रोक दिया, कहा तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से आए हो। तो राजा को समझ में आ गया कि ये संतरी थोड़ा नया नया सा लगता है, क्योंकि आज तक किसी भी कर्मचारी ने मुझे रोका नहीं है। हर कर्मचारी को पता है कि मैं वेश बदल कर नगर भ्रमण करता हूँ, तो ये भला कौन है जो मुझे रोक रहा है। तो उसको पूछा क्या तुम नए नए आए हो। तो संतरी को बड़ा गुस्सा आ गया। संतरी ने कहा कि आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे उल्टा कैसे प्रश्न कर सकते हो। तो राजा ने अपना सच बताया कि मैं ऐसे राजा हूँ और मैं वेश बदलकर भ्रमण करता हूँ। तो संतरी ने बहुत माफी मांगी। राजा ने उसको पूछा कि तुम ये कार्य करते हो, रोज एक एक से पूछते हो, एक एक को देखते हो ध्यान से, तुम्हें जो नया व्यक्ति दिखता है उसे तुरंत तुम पूछ लेते हो तुम कौन हो। कहा हाँ। उसे तुम तुरंत पूछ लेते हो तुम कहाँ से आए हो। बोला जी यही पूछता हूँ। और क्या कर रहे हो। बोले यही प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हें क्या मिलता है ये प्रश्न पूछने का। तो कहा कुछ अशर्फियां मिल जाती हैं मास के अंत में। तो कहा यही प्रश्न तुम रोज मेरे दरबार में आकर मुझसे पूछना, तो मैं तुम्हें रोज ढेरों की ढेरों अशर्फियां दिया करूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आज ये प्रश्न हमें भी अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि हम कौन है, हम कौन है, हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, हमारा सत्य परिचय क्या है। और दूसरा प्रश्न हम कहाँ से आए हैं, और तीसरा कि हम क्या कर रहे हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाए ना, तो फिर हमारा भटकाव, मन में जो अशांति है या डर है, बेचैनी है, इन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, हर वर्ग, हर आयु के इंसान को आज क्या चाहिए, शांति चाहिए। और कोई भी मजहब धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाता, परंतु वो हमें शांति, प्रेम और सद्भावना की ही शिक्षा प्रदान करता है। तो ये जो अध्यात्म है ये सभी जाति प्रांत के हर प्रकार के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर पैर के नीचे कांटे ही कांटे हो, पैर के नीचे कांटे ही कांटे हो, तो हम कारपेट कहाँ तक बिछाएंगे। जरूर हमें जूते पहनने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम जूते पहन के चलेंगे तो कांटे हमें चुभेंगे नहीं। वैसे अध्यात्म हमारी रक्षा करता है इन सब दुनिया के नकारात्मक वाइब्रेशन से, कई प्रकार की बीमारियों से, विषाणुओं से, इन सब से हमें फ्री करता है। अब दूसरा प्रश्न आता है इसी के अंतर्गत कि क्या सही समय है सीखने का।
क्या आयु है, कौन से एज ग्रुप में ये किया जा सकता है। जैसे कई भ्रांतियां हैं, लोग कहते हैं हम जब वानप्रस्थी हो जाएंगे ना, जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हम अध्यात्म की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है। छोटा बच्चा, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, हर प्रकार का, हर आयु का व्यक्ति इसे सीख सकता है, इसको आत्मसात कर सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि हम बूढ़े हो जाए, वृद्धावस्था में पहुंच जाए, तो हमारे शरीर की हालत कैसी होगी? झरझर सी हो जाएगी, शरीर में झुर्रियां आ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, दांत हिलने लगेंगे और आंखों में धुंधलापन आ जाएगा। हो सकता है चलने फिरने के लिए हमें बैसाखी की आवश्यकता पड़े, दूसरों का सहारा लेके चलना पड़े। भला उस समय अध्यात्म का क्या रोल है? उस समय यदि हम अध्यात्म की तरफ आगे कदम बढ़ाते भी हैं, तो हमें थोड़े समय के लिए खुशी, आनंद मिल सकता है, लेकिन यदि हम पहले से ही उसका अभ्यास करें, युवा अवस्था से। वैसे भी कहा जाता है कि हर एक हमारे जीवन का जो प्रमुख निर्णय होता है, मेन डिसीजन होता है, हम कब लेते हैं? जब हम अपने पूरे होश हवास में होते हैं। और पूरा होश कब संभालता है इंसान? युवा अवस्था में ही संभालता है। तो क्यों ना हम हर एक व्यक्ति के लिए इसको हम आत्मसात करें, इसको अपने जीवन में अप्लाई करें, तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी कहा जाता है योगः कर्मेषु कौशलम, यानी योग से हमारे कर्मों में कुशलता आती है। तो क्या विद्यार्थी को पढ़ने लिखने के लिए कुशलता की आवश्यकता नहीं है? जरूर है। क्या एक गृहिणी के लिए योग करना आवश्यक नहीं है, यानी अध्यात्म की आवश्यकता नहीं? बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि क्या कहा जाता है कि यदि एक गृहिणी शिक्षित हो जाती है तो पूरे घर को शिक्षित कर देती है। इसी तरह से एक गृहिणी यदि अध्यात्म की तरफ आगे कदम बढ़ाती है तो पूरे घर को ही आध्यात्मिक बना सकती है। और इसी तरह से भाई, स्त्री, पुरुष, हर एक के लिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि शांति हर एक को चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न जो उठता है कि क्या हमें ये करने के लिए ड्रेस बदलनी पड़ेगी? जैसे कि आप हमें देख सकते हैं कि हम श्वेत वस्त्र में हैं, तो क्या हम सबको श्वेत वस्त्र धारण करके ही ध्यान या योग, अध्यात्म की तरफ आना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये कोई अनिवार्य नहीं है। हम किसी भी ड्रेस में बैठकर कहीं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये सरल है, ये सहज है, ये सहज है। इसके लिए अष्टांग आसन या किसी प्रकार का योगा आसन, कठिन साधना, उपवास, नियम ये करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिंपल अपनी जो ड्रेस है, क्योंकि हमारा भारत जो है विविधतापूर्ण देश है, इसमें हर एक जाति के लोग, धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो हमारा भारत देश इन सब धर्मों को लेकर इकट्ठा चलता है, अनेकता में एकता दिखाई देती है। तो किसी भी ड्रेस में हम बैठकर इसको कर सकते हैं। आगे प्रश्न उठता है कि किस पोस्चर में किया जाए, किस स्थिति में बैठकर किया जाए? क्या इसको लेटकर भी किया जा सकता है क्या, या इसको खड़े खड़े भी किया जा सकता है क्या? तो इसको करने के लिए हमें केवल सुखासन की आवश्यकता है। सुखासन, जिस आसन में आप सुख से बैठ सके, उस आसन में। वैसे तो कहा जाता है अध्यात्म खुली आंखों से भी अभ्यास किया जा सकता है, ओपन आई भी किया जा सकता है, कि हम कहीं भी बैठे हैं तो हमेशा हम आंखें तो बंद नहीं कर सकते, तो हम इसको आंखें खोल कर भी कर सकते हैं, परंतु जैसा हमें आरामदायक लगे, क्योंकि ये यात्रा आंतरिक है, मन की तरफ हमें ले जाती है। इसीलिए इसको हम आराम से बैठकर, कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। सुखासन इसकी मुद्रा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसकी चर्चा की। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने ये समझा अध्यात्म क्या है, इसको आगे और 17 जो हमारे होंगे हर गुरुवार और डीपली हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान की तरफ अपना थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं। मैं आपको एक ऑटो सजेशन जिसको कहते हैं वो दूंगी, आपको सिर्फ इसका अनुभव करना है। जैसे जैसे मैं कहती जा रही हूँ वैसा वैसा आपको एक्सपीरियंस करना है। तो यहाँ पर एक सुंदर पिक्चर आपको दिखाई जा रही है और एक हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक भी बज सकता है। तो आप सबको केवल थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठने की आवश्यकता है। तो हम थोड़ी देर के लिए, जस्ट 5 मिनट के लिए अपने साथ बैठेंगे। सीधे बैठिए, जैसे यहाँ पर सुखासन दिखाया गया है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। मैं कुछ यहाँ से आपको कमांड दूंगी, कुछ ऑटो सजेशंस दूंगी, आपको वैसा वैसा फील करना है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आपके हाथ में यदि कोई वस्तु है
उसको छोड़ दीजिए, नीचे रख दीजिए और हाथों को भी नीचे रख दीजिए। आप चाहे तो आंखों को खोल भी सकते हैं। सामने स्क्रीन पर एक डॉट, एक लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। चेहरे पे एक प्रसन्नतापूर्ण मुस्कान लेकर आइए। चारों तरफ से ध्यान को हटाते हुए स्वयं की तरफ लेकर आए। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 3 बार इसकी पुनरावृत्ति कीजिए। अब धीरे से प्यार से अपने मन की ऊर्जा को अपने शरीर रूपी मंदिर में घुमाइए। फील करिए कि आपके दोनों पांव शिथिल हो गए हैं। रिलैक्स हो गए हैं। एकदम आराम दीजिए अपने दोनों पांव को। ध्यान को धीरे धीरे अपने दाएं हाथ पर लेकर आइए। पूरा हाथ आराम की मुद्रा में है। एकदम रिलैक्स फील करिए और इसी तरह से बाएं हाथ को भी पूरी तरह से आराम में लेकर आइए। संपूर्ण शरीर बिल्कुल आराम की मुद्रा में, कहीं भी कोई हलचल नहीं। अब धीरे से अपने मन के भीतर प्रवेश करेंगे। मन में एक विचार उत्पन्न कीजिए, मैं कौन हूं? अपने सत्य स्वरूप को महसूस कीजिए। एक चैतन्य शक्ति जो अविनाशी है, बहुत शुद्ध और पवित्र है। एक चेतना, ऊर्जा जो संपूर्ण शांत है। महसूस कीजिए उस शांति को जो हमारे भीतर है। मन में संकल्प करें, मैं बहुत ही शांत, शक्तिशाली, अविनाशी ऊर्जा हूं। मेरे जीवन में परिस्थितियां, विघ्न
अलग अलग स्वभाव के लोग आते हैं और चले जाते हैं, परंतु मैं तटस्थ हूँ। मैं पूर्ण रीति शांत हूँ। शांति मेरा स्वभाव है। मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ। महसूस करिए उस अविनाशी शांति को जो हमारे प्राणों में समाई हुई है। ये शांति की निर्मल धारा आपकी आंखों से, आपके मुख के शब्दों से, आपके हर कर्म से, आपकी चाल से वाइब्रेट होती है। गहरी लंबी सांस लेंगे और संपूर्ण शरीर में शांति की ऊर्जा को फैलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो आज जो हमने अध्यात्म के लिए जो मुख्य घटक देखे, किस कौन सा व्यक्ति कर सकता है, किसके लिए आवश्यक है, कब किया जा सकता है, ये सब पर हमने प्रकाश डाला। आगे गुरुवार में, नेक्स्ट गुरुवार पर हम इस पर और गहराई से समझेंगे और इस प्रैक्टिस को हम सब कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, इन विचारों को अपने अंदर समा सकते हैं। तो संपूर्ण रीति हम इसको जब लाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन कितना खुशहाल और कितना मधुर, शांतिपूर्ण, सुखमय हो गया, आनंद से भरपूर हो गया। तो अध्यात्म से जुड़ने का यही लक्ष्य है कि हम आनंदित जीवन जिए, कि हम अपनी ड्यूटीज को भी पूरा करें, अपनी जितने भी कर्तव्य है वो करते हुए इसको लिया जा सकता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम दीदी, और बहुत अच्छे से आपने हम सबको इशारा किया कि जिस तरह से प्रकृति अपने अलग अलग रूपों को हमारे सामने ला रही है, और इस वक्त जिस तरह से वाकई समय की मांग है कि हम स्वयं से जुड़े, अध्यात्म को समझे। और जब तक कहा भी गया है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा कहा जाता है, तो मन से जुड़ना यानी स्वयं से जुड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज हम बाहरी दुनिया से जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरल में हम सभी की समझने लायक बातें हमारे साथ साझा की, और आपने कहा भी कि हम आगे आगे सत्र में इसकी गहराई में जाएंगे। और जो आपने आज एक अभ्यास कराया कि हम स्वयं को देखें, हम स्वयं के लिए समय निकालें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महसूस कर सकती हूँ कि बहुत सारे साथियों को अपने से जुड़ने का मौका मिला होगा। और अभी तक जो हमारी सब चर्चा हुई है, इसको बहुत संक्षिप्त में सार करने और ये पूरी चर्चा से हम क्या सीख पाए और इसको कैसे एक टास्क के रूप में, एक कार्य के रूप में आगे लेके जाएंगे, इस बात को जोड़ने के लिए मैं नीरज जी को आमंत्रित करूंगी। नीरज जी वो साथी हैं जिन्होंने दरअसल इस पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा बनाने में और आगे बढ़ाने में हम सबको प्रेरणा दिया है। तो मैं नीरज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस चर्चा का सार हमारे साथ संक्षिप्त में साझा करें। जी धन्यवाद, थैंक यू। और जैसे अभी हम जो आज का जो हमारा सेशन था, ये इनॉग्रेशन वाला सेशन था, तो इसमें हम दो चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो आप देखेंगे हम शारीरिक स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ में मानसिक स्वास्थ्य, माना दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो संपूर्णता की ओर हमें लेकर के जाना है। तो आज आपको जो आपने देखा, ये पूरा एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से अभी हम आगे सारे सेशंस कंडक्ट ये होने वाले हैं दिलीप जी के द्वारा एवं पूनम दीदी जी के द्वारा। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात होगी तो आगे के सेशंस में आप जानेंगे वास्तव में छोटी छोटी चीजों के बारे में।
जिन्हें शायद आज दिन तक हमने ध्यान ही नहीं। जैसा दिलीप भाई जी बता रहे थे कि किचन टिप्स, छोटी छोटी चीजें, एक अदरक है या फिर कोई और भी चीजें जो हमारे किचन में हम डेली यूज करते हैं, तो उनसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को किस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, टू मच इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर के उसकी ओर परेशान होने से मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है, जो भी इजीली औषधि के रूप में गाँव में भी और हर जगह आसानी से पहुंचेगी, मिलेगी, वो सारी चीजों के बारे में बहुत गहराई से हमें पता चले। साथ ही साथ में जब शारीरिक स्वास्थ्य होगा और साथ ही साथ में मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम देखेंगे कि आध्यात्मिकता कैसे काम करती है। जैसा पूनम दीदी ने मेडिटेशन कराया, आप लोग फील भी कर रहे होंगे उस पीस को, और जो भी चीजें होगी हमारी तरफ से जो प्रोवाइड हम कर पाएंगे, मैं प्रतिभा बहन जी से बात करूंगा कि कैसे हम आप लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचा पाए व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी कुछ कमेंट्रीज या सारी चीजें, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। लेकिन आज इस सेशन का जो छोटा सा हम एक होमवर्क, क्योंकि सीरीज है, एक स्टडी है, पढ़ाई आप समझे, एक छोटा सा होमवर्क दे करके हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। जैसा अभी आपको पूरा बताया है, लेकिन विशेष आपको पता है विचारों का बहुत ज्यादा महत्व है। आपको बस एक छोटी चीज हम बताएंगे कि जो भी विचार आप कर रहे हैं, वो विचार आपके ही शरीर के चारों ओर एक ऑरा को क्रिएट कर रहा है, वो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और जितना आप किसी बात के बारे में सोचते हैं वो बात आपकी ओर आकर्षित होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत साइंटिफिक रिसर्च है इसके पीछे। इसीलिए अभी एक हफ्ते तक का जो आपका होमवर्क है, वो चाहे तो आप नोट कर ले, छोटी सी चीज है जिसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम आपको कुछ थॉट दे रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रसन्न चित्त हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। ये 4 थॉट आपको दे रहे हैं, नोट करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ और ईश्वर मेरे साथ है। ये 4 थॉट अगर आप जितना हो सके लिखने की कोशिश करें, जैसे रात में सोने से पहले आपका ही होमवर्क है कि 20 बार या 25 बार, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, लेकिन इन चीजों को आप प्रैक्टिकली करें तो आपको एक्सपीरियंस होगा। आप खुद देखेंगे आपके विचारों में बदलाव, आपकी शारीरिक स्थिति में भी काफी चेंजेस आने लगे। ये विचार बार बार मन में भी लाए, कभी अकेले बैठे हैं, आप तो भोजन कर रहे हैं तो भी आप मन में विचार ला सकते हैं, चाय पी रहे हैं तो भी ये थॉट ला सकते हैं, कोई इसके लिए खर्चा नहीं है। तो इसीलिए हमें बिल्कुल ये 4 विचारों के ऊपर ध्यान देना है एक हफ्ते तक के लिए, और आगे की सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जितने भी कनेक्ट आप कर ही रहे हैं, लोगों को करें, अवेयर करें इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, आपको बहुत बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। ठीक है, तो ये होमवर्क नेक्स्ट वीक आपसे पूछा जाएगा, और अभी हम इसको समाप्त करते हैं। अनुपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और बिल्कुल होमवर्क तो हम सबको करना ही होगा, जैसे कि पूनम दीदी ने भी कहा था कि मन में विचार है और विचार से व्यवहार है, और आपने कहा ही कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं ईश्वर से जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, और मैं एक इस पूरी प्रक्रिया के तहत मैंने क्या सीखा है उसको महसूस करना अपने आप से, तो इसके बारे में विचार करते रहना। और मैं सभी साथियों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, जैसे कि बार बार हम बात कर रहे हैं, एक सीरीज है, हर गुरुवार को 5 से 6 आपके साथ हम जुड़ेंगे और अलग अलग विषयों पे बात करेंगे। जैसे हम सब जानते भी है, जब हम किसी भी समस्या के बारे में बात करते हैं तो पैथोलॉजी यानी जांच करने की प्रक्रिया, तो हम आगे आने वाले सीरीज में स्वनिरीक्षण पे बात करेंगे कि कैसे उसको जांचें, परखें और फिर खुद तक पहुंचे। उसके आगे हम बढ़ेंगे कि जो भय है, जो डर है, उससे निकल कर भरोसे तक कैसे पहुंचे। हम ये भी जानेंगे कि हमारे आसपास जो संबंध है उसमें मधुरता कैसे लाएं, ये जो जटिलता हमें दिखाई देती है उसे बाहर निकलने का रास्ता कैसे तलाशें, हरियाली, खुशहाली, इन सब का जुड़ाव जीवन से कैसे बनाएं। मेडिटेशन सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त के
तकलीफ के समय में सबसे ज्यादा अगर कुछ मदद कर रहा है तो वो इससे निकलने के लिए मेडिटेशन है। और साथ ही जब हम आखिर में पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि आने वाला कल हम कैसे विजुअलाइज कर पाते हैं, कैसे कल्पना कर पाते हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। तो बहुत ही रोचक, बहुत ही सरल तरीके से हमें ये सारी बातों को जोड़ने के लिए ये सीरीज को बनाया गया है। और डेफिनेटली जैसे इसका नाम है हम होंगे कामयाब, तो आज हम सब जुड़े हैं तो हम चलेंगे साथ साथ। और जब हम साथ साथ चलेंगे तो शांति भी होगी चारों ओर, खुशहाली भी चारों ओर होगी, वो संपन्नता मन की, विचारों की बिल्कुल होने वाली है। तो सकारात्मक रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और कुशल रहिए। स्वस्थ होने के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सारे आयोजक साथियों को। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर दिलीप नलगे को, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमें स्वास्थ्य के बारे में समझने के लिए प्रेरित किया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ नीता दीदी को, जिनके आशीर्वचन ने हमें एक दिशा दी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम दीदी को, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से आध्यात्मिकता को हमें समझाया। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे सारे साथियों को जो आज इस चर्चा में जुड़े हैं, क्योंकि आपका जुड़ना ही इसकी सार्थकता है। और मैं अपने साथियों को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगली बार से इस सीरीज में कृपया अपने सारे परिचितों को, अपने सारे संबंधियों को मन विचार से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। और जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, मेरा वादा है कि हम सब सीखेंगे मिलकर और एक दूसरे से ये कनेक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे से ये प्यार बढ़ेगा, तो हम बिल्कुल इस सकारात्मक दुनिया में इस कोविड से बाहर आने के लिए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो सबके सुखी होने की, सबके स्वस्थ होने की और सबके खुशहाल होने की कामना के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगी। पुनः आप सबका धन्यवाद।